साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पेशी गति विज्ञान जो खेलों के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेशी गति विज्ञान, जैव यांत्रिकी, बायोमैकेनिक्स, इनका हम खेलों के संदर्भ में उपयोग देखेंगे कि खेलों में इनकी क्या क्या महत्ता होती है, कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है और कितने महत्वपूर्ण होते हैं ये खेलों के लिए। इन सभी बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो खेल कूद के संदर्भ में पेशी गति विज्ञान और जैव यांत्रिकी का अध्ययन करेंगे हम। आज का हमारा टॉपिक है खेल कूद के संदर्भ में पेशी गति विज्ञान एवं जैव यांत्रिकी। आज का हमारा मुख्य विषय है खेल कूद के संदर्भ में पेशी गति विज्ञान और जैव यांत्रिकी का क्या महत्व है, क्या इनका उपयोग है, किस प्रकार खेलों में प्रदर्शन में सुधार करने के लिए, नई तकनीकों की खोज करने के लिए, नई तकनीक अप्लाई करने के लिए जैव यांत्रिकी और पेशी गति विज्ञान है वो अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है खेलों के संदर्भ में। तो आज हम इसी पे विस्तृत रूप में अच्छे से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम पेशी गति विज्ञान की। पेशी गतिज विज्ञान। साथियों, मैं आपको बता दूं, पेशी गतिज विज्ञान किन्सियोलॉजी का हिंदी अर्थ है। किन्सियोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, किन्सियो प्लस लॉजी, जिसके अंदर किन्सियो का अर्थ होता है गति और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान। तो पेशी गति विज्ञान के अंतर्गत हम देखेंगे कि पेशी गति विज्ञान है वो मानव शरीर में होने वाली गतियों के अध्ययन के लिए सहायक है। इसके अंतर्गत मानव शरीर में होने वाली गतियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो पेशी गति विज्ञान का अर्थ है पेशी गति विज्ञान किन्सियोलॉजी। किन्सियोलॉजी शब्द का हिंदी अर्थ है, इसमें हम देखेंगे कि किन्सियोलॉजी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। किन्सियोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा का है। किन्सियोलॉजी शब्द है ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलके भाषा के दो शब्दों बना है। कई बार परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं कि किन्सियोलॉजी है वो किस भाषा का शब्द है, किन शब्दों से मिलके बना हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको थोड़ा सा पिन आउट करते हैं हम। किन्सियोलॉजी है वो ग्रीक भाषा, कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलके बना है। पहला शब्द है, प्रथम है किन्सियोलॉजी, किन्सियो, जिसको किन्सियोलॉजी में काइनेसिस पहला शब्द है काइनेसिस, जिसका अर्थ है गति। और दूसरा शब्द कौन सा है?
शब्द लॉजी, अंग्रेजी में जिसको लॉग्स बोलते हैं, लॉजी, जिसका अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान। अर्थात किन्सियोलॉजी के अंदर दो शब्द हैं, काइनेसिस प्लस लॉजी, जिसमें काइनेसिस का अर्थ होता है गति और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। ओके, आगे हम देखते हैं। अर्थात हम किन्सियोलॉजी की परिभाषा को एक संक्षिप्त रूप से एक साथ मिला के लिखें तो हम लिख सकते हैं कि किन्सियोलॉजी अर्थात किन्सियोलॉजी के अंतर्गत मानव में या सजीव लिख सकते हैं, मानव में या सजीवों में, मानव में या सजीवों में होने वाली गतियों का, मानव पेशियों में या सजीवों में होने वाली गतियों का, सजीवों की पेशियों में होने वाली गतियों का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो समझ में आ गया होगा आप सबके कि किन्सियोलॉजी है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किन्सियोलॉजी को हिंदी में पेशी गति विज्ञान कहते हैं। किन्सियोलॉजी है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द है काइनेसिस, दूसरा शब्द है लॉजी। काइनेसिस का अर्थ होता है गति और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात मानव शरीर में या सजीव प्राणियों की पेशियों, मांसपेशियों में होने वाली गतियों का अध्ययन वो किन्सियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ओके, किन्सियोलॉजी का खेलों के अंदर महत्व क्या होता है देखते हैं। खेलकूद में किन्सियोलॉजी या पेशी गति विज्ञान का महत्व है। निश्चित तौर पे आज के तौर में खेलकूद तकनीकी रूप से आगे बढ़ रहे हैं, तो पेशी गति विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमें निश्चित रूप से हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी गतिविधि में किस प्रकार की मांसपेशी काम करती है और कौन सी मांसपेशियों में मूवमेंट होता है। तो इन सभी बातों की जानकारी है वो हमें पेशी गति विज्ञान के माध्यम से मिलती है। तो पेशी गति विज्ञान का निश्चित रूप से खेल कूद में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण उसकी भूमिका है। तो पहली बात है कि खेल कूद में किन्सियोलॉजी के द्वारा या पेशी गति विज्ञान के द्वारा मांसपेशियों की गतियों का अध्ययन किया जाता है। तो सजीवों में होने वाली या खिलाड़ियों में होने वाली खेलकूद के संदर्भ में होने वाली गतियों के अध्ययन में सहायक है। अध्ययन में सहायक है। दूसरा, खिलाड़ियों की चोटों से बचाव। निश्चित रूप से हमें जानकारी होगी कि मांसपेशी कौन सी काम कर रही है, कितनी मूवमेंट उसके अंदर करवानी है, किस प्रकार उसमें गति करवानी है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी होगी तो खिलाड़ियों को जो लगने वाली चोटें हैं उनमें वो कमी की जा सकती है। तो खिलाड़ियों को चोटों से बचाने के लिए भी सहायक है। खिलाड़ियों को चोटों से बचाने में पेशी गति विज्ञान
विज्ञान सहायक है। 3 नंबर और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मान लो किसी कारण से खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो निश्चित रूप से उनको उसका पुनर्वास भी करना है, उसको वापस खेल मैदान में लेके आना है। तो लगी हुई चोटों का पुनर्वास करने के लिए, चोटों से उभरने के लिए भी खिलाड़ियों को पेशीगति विज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो खिलाड़ियों को चोटों से उभरने में भी सहायक होती है पेशीगति विज्ञान। खिलाड़ियों को चोटों से उभरने में सहायता करती है। नंबर 4, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि आजकल के जो इक्विपमेंट है, उपकरण है, वो खेलकूद में बहुत अलग अलग प्रकार के उपकरण है वो उपयोग में लिए जा रहे हैं। तो खेल की प्रकृति, खेल की आवश्यकता, डिमांड और खिलाड़ी की प्रकृति के अनुसार उपकरण का डिजाइन किया जाए तो खिलाड़ी के लिए बहुत ही सार्थक और सहायक सिद्ध होते हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि नए उपकरणों के निर्माण में भी पेशीगति विज्ञान है वो सहायक है। तो खेलों में उपयोगी नए उपकरणों के निर्माण में सहायक। ये हमने पेशीगति विज्ञान, किनेसियोलॉजी का उसका पूरा अर्थ उसका समझा है, उसका महत्व समझा है। अब हम अध्ययन करेंगे जैव यांत्रिकी, बायोमैग्निक्स। बायोमैग्निक्स और जैव यांत्रिकी है वो किस प्रकार खेलों में सहायक है, क्या इसका अर्थ है, खेलों में क्या इसकी भूमिका है, इसका भी अधिक अध्ययन हम खेलों के संदर्भ में करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जैव यांत्रिकी। जैव यांत्रिकी, बायोमैग्निक्स। निश्चित रूप से जिस प्रकार किनेसियोलॉजी सहायक है उसी प्रकार जैव यांत्रिकी की भी खेलकूद में बहुत सहायक है। जैव यांत्रिकी है वो इसलिए सहायक है क्योंकि इससे खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार करने और उसको बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो ये भौतिक विज्ञान की शाखा है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जैव यांत्रिकी का है वो निश्चित रूप से उपयोग है वो संजीवों के संदर्भ में, सजीवों जीवित प्राणियों के संदर्भ में किया जाता है जैव यांत्रिकी, जिसमें जैव का अर्थ होता है सजीव। यांत्रिकी एक भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसमें यांत्रिकी के सिद्धांतों के माध्यम से खिलाड़ियों पे, उनकी गतियों पे पड़ने वाले प्रदर्शन को उसको देखा जाता है, उसके परिणाम बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं जैव यांत्रिकी। जैव यांत्रिकी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है, प्रथम शब्द है इसका जैव, जिसका अर्थ सजीव होता है, आप सभी को पता है। और दूसरा शब्द इसका है यांत्रिकी। मैं आपको बता दूं, यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत इसके सिद्धांतों, इसके प्रिंसिपल्स का मदद से विभिन्न वस्तुओं की गतियों का
अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत इसके सिद्धांतों की सहायता से, की मदद से कि गतियों का अध्ययन किया जाता है। किया जाता है। निश्चित रूप से हमने पहले भी देखी थी कि जैव यांत्रिकी है वो ओनली फॉर सजीवों के संदर्भ में है, तो जैव यांत्रिकी का उपयोग केवल सजीव प्राणियों की गतियों के अध्ययन या उसके सिद्धांत है वो सजीवों की गतियों पे अप्लाई होते हैं। तो इसमें एक नोट लगा के लिख लो, क्योंकि कहीं आ सकता है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैव यांत्रिकी का संबंध है सजीवों से, निर्जीवों से, या कुछ और भी डाल सकते हैं, दोनों से। तो हमें ध्यान में होना चाहिए कि जैव यांत्रिकी के सिद्धांतों का, या अर्थात यांत्रिकी नोट है, जैव यांत्रिकी का संबंध केवल सजीव प्राणियों से है। ठीक है, अर्थात प्राणियों से संबंधित गतियों के अध्ययन से है। जिस प्रकार हमने पेशी गति विज्ञान के महत्व देखे, रोल देखें, इंपॉर्टेंस देखें, उसी प्रकार हम जैव यांत्रिकी का भी खेलकूद में देखेंगे कि इनका क्या महत्व है। तो निश्चित तौर पे जैव यांत्रिकी का महत्व है वो हम देखेंगे जैव यांत्रिकी के महत्व। पहली बात है कि ये भौतिक विज्ञान की शाखा है, इससे तकनीकों के सुधार में, नई नई तकनीकों को अप्लाई करने में जैव यांत्रिकी का खेलों के अंतर्गत बहुत महत्व है। हम देखते हैं कि किस प्रकार कौन सा किसी चीज को थ्रो करते हैं तो कौन सा एंगल होना चाहिए, किसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें उसका जो एग्जीक्यूशन है वो किस प्रकार से होना चाहिए। दूसरी बात, हम फॉलो थ्रू क्या होना चाहिए, हम स्टार्ट लेते हैं तो किस प्रकार हमारा स्टांस बनना चाहिए, किस प्रकार हमें मूवमेंट लेना है। ये सारी चीजें है वो जैव यांत्रिकी के अंतर्गत ही आते हैं। तो निश्चित रूप से तकनीकों की जानकारी में जैव यांत्रिकी का, नई तकनीकों की खोज में जैव यांत्रिकी का बहुत महत्व है। तो पहला है नई तकनीकों की खोज में सहायक है। ओके, नेक्स्ट जो 2 नंबर, मान के चलो कोई ऐसी तकनीक है जो बेटर है लेकिन उसमें और सुधार की गुंजाइश है, तो निश्चित तौर पे नई तकनीकों की खोज में सहायक है। उसी प्रकार जो तकनीकें खोजी जा चुकी है उनके सुधार में भी जैव यांत्रिकी का महत्वपूर्ण रोल है। तो दूसरा है तकनीकों के सुधार में भी जैव यांत्रिकी सहायक है। तीसरा, नए उपकरणों के डिजाइन में जैसे जैसे तकनीकों की खोज होती है वैसे वैसे इक्विपमेंट्स की भी आवश्यकता पड़ती है खिलाड़ियों को। तो उन उपकरणों के डिजाइन में
यांत्रिकी का बहुत महत्व होता है। तो नए उपकरणों के डिजाइन में, नए उपकरणों के डिजाइन में भी बहुत सहायक है। और भी बहुत महत्व है जैव यांत्रिकी का खेलों के अंतर्गत, तो कई सारे महत्व है, तो लेकिन आज की क्लास में हम इतना पे चर्चा करेंगे। तो और भी अन्य भी कई महत्व है, कई प्रकार के। महत्व है। हाँ। तो ये हुई हमारी जैव यांत्रिकी, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि जैव यांत्रिकी है वो किस प्रकार से बनी हुई है, किन के लिए सहायक है, क्या इसका महत्व है, क्या इसका खेलों में रोल है। अब हम अध्ययन करेंगे कि जैव यांत्रिकी के सिद्धांतों का खेल कूद में विभिन्न गतिविधियां, कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिनके जैव यांत्रिकी के सिद्धांतों का वो महत्वपूर्ण उसका प्रभाव देखने को मिलता है, उनका महत्व है। ओके, अब हम देखते हैं जैव यांत्रिकी के सिद्धांतों का, जैव यांत्रिकी के सिद्धांतों, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो खेल कूद में होने वाली गतिविधियां हैं, प्रभाव या उपयोग होता है। निश्चित रूप से हम देखते हैं कि गति के अंतर्गत तो हमने देख ही लिया है, गति में किस किस पे, गति पे जैव यांत्रिकी का प्रभाव होता है। दूसरा, बल पे भी जैव यांत्रिकी का प्रभाव होता है। तीसरा, हम देखते हैं कि प्रक्षेपण में, किसी वस्तु को फेंकने में भी जैव यांत्रिकी का सिद्धांत होता है। किसी वस्तु का गति में भी जैव यांत्रिकी का सिद्धांत होता है। तो इन सभी चीजों के संदर्भ में हम देखेंगे कि जैव यांत्रिकी के सिद्धांतों का क्या क्या महत्व है और क्या क्या उपयोग है, कैसे कैसे इनका रोल रहता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम गति के संदर्भ में जैव यांत्रिकी के क्या क्या महत्व है। नंबर 1, गति। सबसे पहले हम बात करेंगे गति का। गति क्या है, गति के क्या प्रकार है, गति का किस प्रकार खेलकूद में उपयोग है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गति क्या है। तो गति है वो एक अवस्था है जिसमें सजीव प्राणियों की स्थिति में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। अर्थात गति के अंतर्गत वस्तु वो स्थिर अवस्था में नहीं रहती है, असंतुलित रहती है, उसके अंदर मूवमेंट होता रहता है ना। तो जीवों की गति के अंतर्गत, गति में जीवों की स्थिति में परिवर्तन होता है। अर्थात असंतुलन की अवस्था है, संतुलन की अवस्था नहीं है, असंतुलन। असंतुलन की स्थिति ही गति है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम गति के प्रकार देखेंगे कि गति के प्रकार कितने हैं। क्या प्रकार? तो मुख्य रूप से गति है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है
रेखीय गति मुख्य रूप से या मुख्यतः गति दो प्रकार की होती है। पहली होती है रेखीय गति और दूसरी है कोणीय गति। थोड़ा एग्जाम्पल और थोड़ा विस्तृत में रेखीय गति और कोणीय गति के बारे में भी जान लेते हैं हम। तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं हम रेखीय गति का। रेखीय गति क्या होती है? रेखीय गति के अंतर्गत हम देखेंगे कि निश्चित रूप से जो गति हो रही है वो एक सीधी रेखा में होगी, एक सीधी होगी, उसके अंदर न कोई कर्व होगा और न कोई एंगल होगा। तो प्रारंभ से अंत तक एक सीधी रेखा में जो गति होती है उसको रेखीय गति कहते हैं। अर्थात रेखीय गति के अंतर्गत प्रारंभ से अंत तक एक सीधी रेखा में गति रेखीय गति कहलाती है। रेखीय गति कहलाती है। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे दौड़े हैं, दौड़ों में 100 मीटर दौड़ रेखीय गति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। समझ आ गई? 100 मीटर दौड़ है वो रेखीय गति का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है, जिसमें प्रारंभ से अंत तक है वो क्या है, एक सीधी रेखा में गति होती है। एक छोटी सी बात ध्यान रखने वाली है, नोट डाल लो चाहिए इसको, क्योंकि कई बार परीक्षार्थियों को डिस्टर्ब करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, उनको उलझाने के लिए एग्जामिनर्स होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन डालते हैं कि जो 400 मीटर का ट्रैक होता है उनकी जो कर्व वाली दौड़ होती है वो रेखीय गति का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो जिसको वक्र बोल सकते हैं हम। 400 मीटर दौड़ ट्रैक की वक्र साइड, वक्र दूरी है वो रेखीय गति का उदाहरण नहीं है, याद रखना भाई। ओके, उदाहरण नहीं है। अब हम बात करेंगे कोणीय गति, दूसरी है कोणीय गति। इस गति के अंतर्गत दौड़ की स्थिति, पथ की स्थिति या किसी गति में कोई वस्तु में कोई मूवमेंट हो रहा है, गति हो रही है, उसके बीच में कोई ना कोई एंगल कहीं ना कहीं बनता है, इसलिए इसको कोणीय गति कहते हैं। कोणीय गति क्या है? कोणीय गति है वो किसी केंद्र के चारों ओर, किसी केंद्र के चारों ओर परिपथ में होने वाली गति है। वो क्या है? केंद्र बिंदु के चारों ओर किसी परिपथ में, गोलाकार परिपथ में, वक्र परिपथ में होने वाली गति है वो कोणीय गति का उदाहरण है। तो हम लिखेंगे किसी केंद्र बिंदु के चारों ओर वक्राकार परिपथ
में होने वाली गति कोणीय गति कहलाती है। अर्थात जैसे मान के चलो ये बिंदु है, ये हमारा केंद्र बिंदु है, इसके चारों ओर एक वक्र, इसके चारों ओर वक्र पथ ये बना। अब यहां से गति ये है। अब यहां से ये गति यहां हो रही है, यहां तक हुई, तो निश्चित तौर पे ये जो एंगल बन गया ना डिग्री, है ना, तो ये यहां तक जो एंगल बन रहा है, डिग्री बन रही है, वो क्या है, कोण बन रहा है ये, इसलिए इसको कोणीय गति कहते हैं। इसका उदाहरण हम देखेंगे तो इसका शानदार उदाहरण है घड़ी के पेंडुलम की गति। निश्चित रूप से घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो कभी यहां आता है और यहां से कभी कहां जाता है, यहां जाता है। तो इसके बीच में ये वाली गति है, तो ये जो डिग्री बन रही है, कोण बना रहा है, तो इसलिए इसको कोणीय गति कहते हैं। ओके, यहां तक क्लियर? गति के प्रकार हो गए, रेखीय गति और कोणीय गति, इसके एग्जाम्पल भी हो गए। अब हम बात करेंगे गति के संदर्भ में। निश्चित बात है कि हम जब भी गति पढ़ते हैं या गति का अध्ययन करते हैं और गति के न्यूटन्स के नियम, लॉ ऑफ मोशन अगर नहीं पढ़े तो निश्चित रूप से हमें गति का कहीं ना कहीं है वो पार्ट है वो अधूरा रह गया हमारा। तो अब हम न्यूटन के जो गति के संदर्भ में जो 3 लॉ दिए हुए, 3 नियम दिए हुए हैं, उन नियमों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम अध्ययन कर रहे हैं न्यूटन के गति के नियम। अब सभी को मालूम है कि न्यूटन ने गति के मुख्य रूप से 3 नियम दिए। न्यूटन ने मुख्यतः गति के 3 नियम दिए। तीनों को गति के नियमों के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनके और भी अपने कई नाम हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो पहला नियम, गति का पहला नियम, गति का पहला नियम इसे जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, नियम भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका इसे लॉ ऑफ इनर्शिया, INERTIA, इनर्शिया भी कहते हैं। ओके, इस नियम के अंतर्गत क्या है? इस नियम के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसमें न्यूटन ने बताया कि अगर कोई वस्तु गतिमान है या कोई वस्तु स्थिर है, तो स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक उसके ऊपर बाह्य कोई बल नहीं लगाया जाए, और गतिमान वस्तु तब तक उसी दिशा में और उसी गति से काम करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई शक्ति या बल काम नहीं करे। ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। तो हम लिखेंगे गति का पहला नियम, जिसका नाम हमने देख लिया था। इसमें क्या है कि जब कोई वस्तु
स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक स्थिर रहेगी और जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह उसी दिशा वह गति से गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल जब तक उस पर कोई बाह्य बल बाहरी बल या शक्ति न लगाई जाए। आगे बात समझ में कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो तब तक स्थिर रहेगी जब तक उसके जड़त्व को तोड़ने के लिए पर्याप्त रूप से बल और कोई शक्ति काम न करे, और अगर वो गतिशील है तो वो उसी दिशा में तब तक गतिशील रहेगी जब तक उसको रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में बल या शक्ति न लगाई जाए। ये गति का पहला नियम है। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो इसके उदाहरण देखेंगे। दौड़ से पहले जैसे हम दौड़ शुरू करते हैं, दौड़ से पहले खिलाड़ी है वो बिल्कुल एकदम बैठता है तो स्टांस में होता है, खड़ा है तो भी स्टांस में होता है, लेकिन वो एकदम स्थिर अवस्था में होता है। तो पहला उदाहरण है दौड़ से पहले किसी खिलाड़ी का स्थिर अवस्था में खड़े रहना या खड़े होना, इसका उदाहरण। एक एग्जांपल और देख लें कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में जब तक हम पेडल नहीं लगाते हैं तो पेडल लगाने से पहले की अवस्था तक साइकिल है वो क्या करती है, एकदम बिल्कुल स्थिर रहती है, स्टेबल रहती है, उसमें किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती है। तो दूसरा उदाहरण, साइकिल चलाते समय पेडल चलाने से पहले की अवस्था। मैं साइकिल का और दौड़ का ये इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि ये हम खेलों के संदर्भ में पढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पे परीक्षाओं में जो सवाल पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के कभी साइकिल चलाने के, दौड़ने के, खेलने के, ये इस प्रकार के सवाल आते हैं परीक्षाओं में। तो उन सवालों से संबंधित ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं गति के दूसरे नियम की। गति का दूसरा नियम,
इस नियम को एक अन्य नाम से जाना जाता है त्वरण का नियम, एक्सेलरेशन का नियम, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। इसे त्वरण के नियम के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात त्वरण का नियम भी कहते हैं। अर्थात त्वरण, गति का त्वरण का नियम भी कहते हैं। आगे बात समझ में? होता क्या है इस नियम में कि जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं या ताकत लगाते हैं, शक्ति लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसके एक्सीलरेशन में क्या होती है? वृद्धि होती है। समझ में आ गई बात? निश्चित तौर पे जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उसके एक्सीलरेशन में क्या होती है? वृद्धि होती है। उसका त्वरण है वो क्या है? बढ़ता है। ओके, तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि किसी वस्तु का त्वरण उस पे लगाए गए बल के निश्चित रूप से, प्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक होता है। किसी वस्तु के त्वरण में परिवर्तन, अगर एक्सीलरेशन में हम परिवर्तन देखना चाहते हैं तो परिवर्तन है ना, त्वरण में परिवर्तन किसी वस्तु पर, त्वरण में परिवर्तन उस पर लगाए गए बल, या बल को शक्ति भी कह सकते हैं, शक्ति के प्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक इस शब्द को सोच देखना भाई, समानुपातिक होता है तथा, ऊपर लिखते हैं थोड़ा, ये थोड़ा मिटा दूं मैं, किसी वस्तु के त्वरण में परिवर्तन, उसके एक्सीलरेशन में जो परिवर्तन है उस पर लगाए गए किस पे? बल या शक्ति के, तो क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक तथा भार, ये भी पॉइंट ध्यान रखना, भार को सहंती भी बोलते हैं, सहंती के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह त्वरण का नियम है, जिसमें अगर किसी वस्तु के अगर एक्सीलरेशन में हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो एक्सीलरेशन में परिवर्तन तब होगा जब हम उस पर बल लगा रहे हैं। तो जो एक्सीलरेशन में जो परिवर्तन है वो कितना होना है? वो जितना हम बल लगाएंगे उसके समानुपाती होंगे। बल लगाएंगे एक्सीलरेशन बढ़ेगा, शक्ति लगाएंगे एक्सीलरेशन बढ़ेगा। लेकिन भार, अगर हम वस्तु का अगर भार बढ़ा रहे हैं तो उसका एक्सीलरेशन कम होगा। इसीलिए लिखा हुआ है व्युत्क्रमानुपाती। भार अगर बढ़ रहा है, सहंती अगर बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बल और शक्ति बढ़ रही है तो प्रत्यक्ष रूप से समानुपाती का, अर्थात बल बढ़ेगा तो त्वरण भी, एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा। इसकी एक कोटेशन है, वो
एक फॉर्मूला है F बराबर एम ए, ये फॉर्मूला है जिसमें F बल को शो कर रहा है, m भार है जिसको द्रव्यमान बोलते हैं, और a है वो किसको, त्वरण को, एक्सीलरेशन को शो कर रहा है। समझ में आ गई बात। अब याद देखना आप, ये इसके F बल समानुपाती किसके हैं, a के। अगर बल लगेगा तो निश्चित रूप से एक्सीलरेशन बढ़ेगा। एक्सीलरेशन बढ़ रहा है कितना, जितना बल लग रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन इसके क्या है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है। अगर इसको हम लेके आएंगे, बराबर में लेके आएंगे, तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, a इक्वल टू 1/m। ठीक है, एक्सीलरेशन को बाहर इधर लेके आएंगे, और अगर m को बाहर लेके आएंगे तो a समझ में आ गई। तो ये इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, दोनों के समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का है। समझ में आ गई। तो ये न्यूटन का दूसरा नियम है। इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, गति के दूसरे नियम के उदाहरण देखेंगे कि जब हम किसी वस्तु को उठाते हैं, ठीक है, या किसी वस्तु को धक्का देते हैं, तो जितना बल लगाते हैं उसी गति से वो क्या है, आगे गति करती है। समझ में आ रही है। तो पहला, जैसे रॉकेट लॉन्चर का, रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो नीचे से जितनी बल से वो उसको प्रक्षेपण किया जाता है, तो उसी गति से वो क्या करती है, उसका एक्सीलरेशन बढ़ता है। ठीक है ना। पहला उदाहरण है रॉकेट, सैटेलाइट भी बोल सकते हो, सैटेलाइट का प्रक्षेपण। दूसरा, मार्कर ले लेता हूं, आगे डन। दूसरा, गोला फेंक में जितना बल लगाएंगे, या बल से, जितने बल से फेंकेंगे, जितने बल या ताकत बल से फेंकेंगे, उतनी गति होगी या दूरी तय करेंगे। ओके। अब हम बात करते हैं न्यूटन या गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसके अंतर्गत प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अर्थात प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। इसे दूसरा नाम, तो पहले तो बात, इसका दूसरा नाम है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, इसे प्रतिक्रिया का नियम। नियम कहाँ जाता है। ठीक है। इसमें होता क्या है, इसके अंतर्गत प्रत्येक क्रिया के विपरीत
और बराबर। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत और प्रतिक्रिया होती है। ये गति का तीसरा नियम है। निश्चित तौर पे हम देखेंगे कि धावक है वो तैरते टाइम अपने हाथों से पानी को पीछे धकेलता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा शरीर है वो आगे गति करता है। ठीक है। जब जो शूटर होते हैं वो बंदूक को गोली दागते समय कंधे पे लगाते हैं, तो निश्चित रूप से जब गोली को शूट किया जाता है उस कंडीशन में बंदूक है वो उसको पीछे, जब गोली को आगे शूट किया जाता है उस कंडीशन में जो शूटर होता है उसको पीछे की ओर धक्का लगता है। ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो उदाहरण हम लिखेंगे। तीसरे नियम के उदाहरण है। पहला उदाहरण है तैराक द्वारा तैरते समय अपने हाथों से जल को पीछे धकेलना, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर का पानी में आगे बढ़ना। दूसरा एक अच्छा उदाहरण और है। शूटर द्वारा गोली दागते समय विपरीत दिशा में धक्का या झटका महसूस करना। तो साथियों, आज का हमारा ये छोटा सा प्रयास, जिसमें हमने पेशी गति विज्ञान के बारे में, पेशी गति विज्ञान का महत्व है, जैव यांत्रिकी का महत्व है, जैव यांत्रिकी का खेल कूद में गतिविधियों में जो जैव यांत्रिकी के प्रिंसिपल्स है उनका प्रभाव, जिनमें हमने गति के ऊपर हमने प्रभाव जैव यांत्रिकी के प्रिंसिपल्स का, उनका नियमों का क्या प्रभाव होता है, कहाँ इनकी सार्थकता, उनका रोल रहता है, उन सब का अध्ययन हमने देखा। जिसमें हमने गति का अध्ययन किया, गति के प्रकार, गति क्या होती है, ये सारी चीजें देखी। और मुख्य रूप से जो परीक्षाओं की दृष्टि से वैसे पूरा